आज बेरोजगारी को लेके हमारा नौजवान सड़कों पर खड़ा है। आप उसको रोजगार तो नहीं दे पाए, पर जब उसने रोजगार की बात की तो आपने उसको लाठियां दी, उसको जेल में बंद कर दिया। ये बेरोजगारी का 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर आई है तो इस दौर में आई, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। पर जब हम यहाँ से जाते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो जो क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जनता होती है, आप भी अधिष्ठाता महोदय पूछते होंगे कल आया, कुछ मिला? तो हम भी सब बताते हैं। अब जैसे इधर के जाएंगे तो बताएंगे कि अरे हवाई जहाज उड़ेगा, इतने सारे हवाई अड्डे बन गए हैं, वो वहां से उड़ेगा मेरठ से और गोरखपुर तक जाएगा। एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, अब टाइम नहीं लगेगा, सीधे पहुंच जाएंगे। हम भी बताएंगे कि अब क्या करें, सरकार हमारी नहीं है, कुछ नहीं मिला। मालूम है वो क्या कहेंगे? कहेंगे झूठे हो तुम सब, हवाई जहाज बनेगा तो हमको क्या बैठाएगा ये बतावा, सरकार और मुख्यमंत्री जी हमरे बड़े कादिर। डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसके पहले हमारे नेता विरोधी दल ने महंगाई के ऊपर नियम 56 में चर्चा भी कराई। पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि डीजल के दाम की बढ़ोतरी सीधे किसान की कमर तोड़ देती। बुआई, कटाई, मड़ाई, सिंचाई, ये सारी चीजें डीजल पर आधारित। पर जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए जो स्टेट टैक्स है उसको कम करने के लिए इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है। इससे सीधा ये प्रतीत होता है कि किसानों के प्रति ये सरकार संवेदनशील नहीं। पेट्रोल के दाम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आधी हो गई है तो डीजल और पेट्रोल के दाम दुगने क्यों हो गए? क्या मध्यम वर्गीय परिवार पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान नहीं है? जिस तरह से गैस के दाम बढ़े, 25 रुपए कल बढ़ा, ये वही उज्ज्वला योजना है जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, इस सदन में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ये महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए ये योजना लाई गई। क्या आज ये सच नहीं है कि इस बढ़ते हुए दाम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं के आंसू निकल रहे हैं? पूरी तरह से सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में असफल रही। छुट्टा जानवर, आज जिस गौवंश की रक्षा की हम बात करते थे, मैं भी धर्म से हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, हमारे पास भी गौशाला है, मैं गौवंश की रक्षा करती हूं, बहुत सारे सदस्य जो यहां बैठे वो भी करते हैं। पर एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहती हूं कि आज से 4 साल पहले जिन्हें हम गौ माता कहते थे, गौवंश की रक्षा करने की बात करते थे, आज वो छुट्टा जानवर की श्रेणी में ला करके उनको किसने खड़ा कर दिया? किसानों के आज अगर फसल नष्ट हो रही है, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? क्या सरकार ने 1 पैसे का भी मुआवजा देने की बात करी उन किसानों को? और सबसे बड़ी धृष्टता यह है कि इस सदन में सरकार ये कह रही है कि किसी भी किसान की कोई फसल की क्षति नहीं हुई। मैं मानती हूं इससे बड़ा झूठ और किसानों के साथ धोखा दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज गन्ना किसान जिनका लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है, इनसे भी वादा किया था सरकार ने कि इसको जल्दी से जल्दी हम समयबद्ध तरीके से इसको उनको चुकाएंगे, पर अभी भी वो नहीं हो पाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, मगर फिर भी वो चलता क्यों? प्रदेश में बनाई गई गौशालाओं को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात लगातार समय समय पे सामने आई। ये बड़े दुख की बात है अधिष्ठाता महोदय। जिनकी सुरक्षा की बात करें, जिनके लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने एक बड़ा बजट उसके लिए रखा है, पर क्या वो बजट उन गौशालाओं तक गौवंश की रक्षा के लिए पहुंच पा रहा है? और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ सदन में कि जो भ्रष्टाचार गौशालाओं के नाम पे हो रहा है, आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बन करके सामने आएगा। जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं भी कोई बड़ी योजना इस बजट में सामने नहीं आई, ना ही कोई नए अस्पताल, ना ही कोई एम्स, कोई भी बड़ी योजना इस बजट में नहीं आई। कोरोना काल का संकट हम सबके सामने आया। अगर पिछले 2.5 से 3 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ की होती तो शायद हम कोरोना में एक बेहतर लड़ाई लड़ सकते थे। मैं इससे इनकार नहीं करती कि हमने प्रयास नहीं किया, सरकार ने बहुत प्रयास किया, और मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे सभी सदस्य ने
सरकार का साथ खड़ा होकर, चाहे वो जिस पार्टी का भी हो, हम सबने भी साथ दिया। पर एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितनी गंभीर है सरकार। सबसे बड़ा संकट जनता के सामने है चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। वेंटिलेटर की बात कल हो रही थी। वेंटिलेटर तो खरीदे जा सकते हैं, पर उनको चलाने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए, उनका अभाव कहां से पूरा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक डॉक्टर के जिम्मे 1000 मरीज होना चाहिए, ये देश के मानक है। पर उत्तर प्रदेश में वास्तविकता क्या है? आज हमारे पास प्रत्येक डॉक्टर पर 3812 मरीजों का बोझ है। क्या ये संभव है? मानवता को अगर ध्यान में रखते कि कोई डॉक्टर इस अनुपात में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है, ये स्पष्ट है कि पूरी तरह से 4 सालों में सरकार ने न डॉक्टरों की भर्ती की और न पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की, जिसकी वजह से ये अभाव हमारे सामने आया। कोरोना काल में बहुत काम हुआ और बेहतर भी किया जा सकता था, पर जो विषमता सबसे बड़ी सामने आई वो क्वारंटाइन सेंटर्स की थी, जहां पे कोरोना के मरीजों को रखा गया। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, हम सबने भी देखा उनको, किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में न पानी था, न बिजली थी, न वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं थी, खाने का अभाव था। इन सारी समस्याओं को झेलते हुए भी इस प्रदेश की जनता ने कोरोना से लड़ाई लड़ी, पर सरकार पूरी तरह से उस लड़ाई में लड़ने में असफल रही। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई दिखाई दी। मैं कोरोना योद्धाओं के जज्बे को जरूर सलाम करती हूँ और एक बात उसमें जोड़ना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा, मीडिया कर्मियों को भी कोरोना योद्धाओं के श्रेणी में लाना चाहिए। मैं ये मानती हूँ क्योंकि ये चौथा स्तंभ जिसने लगातार हमें वास्तविकता दिखाई, रूबरू कराया, और अगर कोई मदद करने चाहा तो इन्हीं मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम वहां पे पहुंच पाए। बहुत सारे मीडिया के साथियों को भी हमने कोरोना काल में खोया है। मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि 25-25 लाख की आर्थिक सहायता इन मीडिया कर्मियों के परिवार को दी जाए, जिन्होंने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अवस्थापना की सुविधाओं का जिक्र करें, सरकार की मंशा लोक निर्माण विभाग का जो बजट है उससे स्पष्ट दिखाई देती। पिछले वर्ष कितनी योजनाएं चल रही थी, कितने एक्सप्रेस वे बन रहे थे, पर 4 साल से बजट भाषण में लगातार वो योजनाएं दिखाई देती है, पूरी होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बजट का पूरी तरह से अभाव है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो या फिर नई योजनाएं हो, सरकार को पूरी तरह से अवस्थापना पे और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान देना चाहिए। जितने भी बजट की आवश्यकता हो उतना बजट दे करके उत्तर प्रदेश को की सड़कों को और जो वायदे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे उसको पूरा करना चाहिए। औद्योगिक विकास की बात करें, इन्वेस्टर समिट हुए, एक नहीं 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। मुझे तो अफसोस होता है अधिष्ठाता महोदय कि जितना पैसा सरकार ने इन इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में किया, अगर उतना पैसा भी इन्वेस्टमेंट में आ जाता तो शायद सरकार का प्रदेश का कुछ भला हो गया होता। नौकरी तो आई नहीं, पर 4 साल से लगातार ये कहानी हम लगातार हर बार सुनते हैं कि इतने का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया है। वास्तविकता क्या है? कितना रोजगार मिला, कितना इन्वेस्टमेंट जिससे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो सके, कितने उद्योग लगे? सवाल ये है, आज बेरोजगारी को लेके हमारा नौजवान सड़कों पर खड़ा है। आप उसको रोजगार तो नहीं दे पाए, पर जब उसने रोजगार की बात की तो आपने उसको लाठियां दी, उसको जेल में बंद कर दिया। ये बेरोजगारी का 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर आई है तो इस दौर में आई। माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी हमारे बैठे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, पर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, मुझे अफसोस है कि नई बिजली की कोई परियोजना, कोई बड़ी योजना इस बजट में नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बिजली की पूर्ति हो। जो भी धन की आवश्यकता हो, जिस भी चीज की आवश्यकता हो, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उस योजना को पूरा करने के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण, विद्युत आपूर्ति प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसको लाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं एक बार ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है सरकार। लगातार मैंने सदन में एक मांग उठाई
कि महिलाओं का 33% आरक्षण होना चाहिए। क्यों नहीं इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा से किया जाता है कि बेटियों को जिस तरह से अन्य पंचायत में और सब चुनाव में आने वाले हैं चुनाव, इनमें 33% आरक्षण जो कांग्रेस के समय आया था, वैसे ही 33% आरक्षण महिलाओं को आगे भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जिस वर्ग की महिला हो, आज नौकरी में भी अगर उसी वर्ग की महिला को 33% आरक्षण मिलेगा तो मैं मानती हूं कि उस वर्ग की महिला की भागीदारी बेहतर हो सकती है। सरकार रामराज की बात करती है। जिस प्रदेश में बेटियों को जिंदा जलाया जाता हो, मैं उन्नाव की घटना का जिक्र कर रही हूँ, क्या इसको रामराज कहते हैं? रामराज लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और वो इच्छा शक्ति मुझे इस सरकार में दिखाई नहीं देती। बजट को में जो राजस्व का घाटा दिखाया है उसे पूरा करने के लिए सरकार की कोरी कल्पनाएं, कोई हकीकत नहीं है। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि नतीजा यही होगा कि अंत में योजनाओं की कटौती की जाएगी अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका बोझ जनता को झेलना पड़ेगा। आर्थिक रूप से ईमानदारी नहीं होगी। महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा तो की जा सकती है, परंतु सच्चाई से उसको पूरा करना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अंत में एक बात मैं कहूंगी, उड़ने दो मिट्टी को कहां तक जाएगी। हवा का साथ छूटेगा, जमीन पर तो ही आएगी। न्याय विभाग की मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूँ। आज बड़ी बहस हुई। हमारे जो अधिवक्ता हैं, लगातार कई घटना हुई जिसमें इनकी अधिवक्ताओं की हत्या हुई और बड़ी बात यह है कि न्यायालय के परिसर में भी कई घटना सामने आई। तो मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आकस्मिक और अप्राकृतिक निधन अगर अधिवक्ताओं परिवार का होता है तो भरण पोषण के लिए इनको मुआवजा सरकार की घोषणा करे, ये बजट में अपने शामिल करें। पुलिस को चुस्त दुरुस्त की आधुनिक बनाने की व्यवस्था की आवश्यकता है पूरे प्रदेश में। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो अपराधी है वो कर रहे हैं, उसी तरह की टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हमारी पुलिस को भी देनी चाहिए और इसके लिए जितना भी आवश्यकता हो सरकार को ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की भी दो बातें आपके सामने रखकर बात समाप्त करूंगी। मेरा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है और अविकसित क्षेत्र है। मंगापुर उदयपुर नाम का एक विकासखंड, नया विकासखंड का सृजन हुआ था पिछली सरकार में, जिसका बजट भी हो गया था। वो अभी क्रियाशील नहीं हुआ है, तो मैं अनुरोध करूंगी कि उसको किया जाए। भोजपुर में एक लिफ्ट कैनाल की आवश्यकता है और एक पुल, पक्के पुल की मुस्तफाबाद में आवश्यकता है। पर अंत में ये बहुत आवश्यक है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कह लेने दीजिए, ये मेरी अपनी बात नहीं है। जो यहाँ पे 403 सदस्य बैठे, मैं उनके बारे में आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चले गए, पर हमारी बात, हम सबकी बात वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। अच्छा बैठे। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से एक ही चीज पूछना चाहती हूँ। जब कभी सदन के सत्र का आह्वान होता है, हम सभी सदस्य अपने क्षेत्र को, अपने परिवारों को, अपने सारे कामकाज छोड़ करके सदन की कार्रवाई का हिस्सा लेने आते हैं और यह हमारी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। पर जब हम यहाँ से जाते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो जो क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जनता होती है, आप भी अधिष्ठाता महोदय पूछते होंगे, कल आया कुछ मिला? तो हम भी सब बताते हैं। अब जैसे इधर के जाएंगे तो बताएंगे कि अरे हवाई जहाज उड़ेगा, इतने सारे हवाई अड्डे बन गए हैं, वो वहां से उड़ेगा मेरठ से और गोरखपुर तक जाएगा। एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, अब टाइम नहीं लगेगा, सीधे पहुंच जाएंगे। हम भी बताएंगे कि अब क्या करें, सरकार हमारी नहीं है, कुछ नहीं मिला। मालूम है वो क्या कहेंगे? कहेंगे झूठे हो तुम सब, हवाई जहाज बनेगा तो हमको क्या बैठाएगा ये बतावा, सरकार और मुख्यमंत्री जी हमरे बड़े आदमी। क्या जवाब देंगे ये और क्या जवाब देंगे हम लोगों तो विपक्ष के, हम तो जब कहेंगे कि कुछ नहीं मिला तो कहेंगे याद देखा एक और झूठ। अरे इतने बड़े महात्मा, इतने दयालु हमारे मुख्यमंत्री, जिनका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे कभी रहता ही नहीं, तो कैसे कुछ नहीं मिला? ठीक से मांगा नहीं होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, कम से कम ये अंतिम वर्ष है चुनाव का, हमारे सदन के सभी साथी जब जाए, आगे चुनाव है, कम से कम 200 हैंडपंप इन साथियों को, हम सभी लोगों को मिल जाना चाहिए। और कम से कम 10-10 किलोमीटर सड़क, इतना बड़ा अभाव तो सरकार के पास में इतना लहीम सहीम बजट दिया है।
सब कुछ तो लुटा दिया, थोड़ा विधायकों के बारे में भी सोच ले, सदन के सदस्यों के बारे में भी